हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 कराया था, मतलब ये वाला पॉइंट करवाया था। ठीक है। मैंने कहा था इसको ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करके लाना होमवर्क में, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का था। मैंने कहा था 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल आ जाते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई ए बी सी डी ई, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तब वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगी, क्योंकि उतना हमारे सिलेबस में कंटेंट में है नहीं। पर वो किससे सॉल्व करा जाएगा, उसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलेक्स मेथड से। मैंने कहा अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का लीनियर प्रॉब्लम है, 2 वेरिएबल की लीनियर प्रॉब्लम है, तो आप इसको ग्राफिकल मेथड सोल्व कर सकते हो। पर अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो फिर ग्राफिकल मेथड से सोल्व नहीं किया जाता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्राफिकल मेथड से 3 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है जब एक्स वाई जेड हो, क्योंकि 3 एक्सिस बना सकते हैं। पर वो भी बहुत होता ही नहीं, मतलब वो भी बड़े बड़े लेवल पे भी नहीं पूछते उसको। ठीक है। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो 2 वेरिएबल के केस के अंदर आप ग्राफिकल मेथड लगाकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर 2 से ज्यादा है तो इसलिए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड 2 से ज्यादा वेरिएबल वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए एक नया मेथड इन्वेंशन करा जिसका नाम था सिंपलेक्स मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपलेक्स मेथड किसे कहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से सिखाऊंगा। सिंपलेक्स मेथड बनाया क्यों गया ये समझ में आया आपको। नॉर्मल कि यार जो ग्राफिकल मेथड है वो 2 ही वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर आ जाते हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर उसको सॉल्व नहीं कर पाता था, इसलिए सिंपलेक्स मेथड बनाया। और सिंपलेक्स मेथड में 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितने भी हो, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ग्राफिकल मेथड कभी यूज होगा जब आपके पास 2 वेरिएबल हो गए। हमारे एक 31 क्वेश्चन के अंदर 2 वेरिएबल थे, फिर हमने 32 क्वेश्चन करा उसमें 3 वेरिएबल निकले, 33 क्वेश्चन करा उसमें 4-5 वेरिएबल निकले। ठीक है। तो हमने 32 और 33 नहीं हो पाएगा, ये सिंपलेक्स से हो पाएगा, ग्राफिकल से नहीं हो पाएगा। आओ पहले 31 जो हमने पिछली क्लास में करा था, इसको मैंने होमवर्क दिया था कि ग्राफिकल मेथड से आप करके लाइएगा, तो आपने करा होगा ट्राई, नहीं करा तो साथ साथ करते आ जाओ। देखिए सामने देखो, ये था आपके पास जिसके अंदर मैंने ए लेट करा था कि कितने प्लांट की जरूरत है, कितने घंटे हम प्लांट चलाए, नंबर ऑफ आवर कितने जरूरत है प्लांट ए में, नंबर ऑफ आवर कितने जरूरत है प्लांट बी में। और ये हमारा मैक्सिमाइजेशन था फंक्शन, सॉरी मिनिमाइजेशन था कॉस्ट, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, और ये हमारे सब कुछ पॉइंट थे। तो सबसे पहले मैं यहां साइड में कर देता हूं, टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1। आप नीचे करना चाहो नीचे कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हो आप। ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, ये 2a प्लस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 2a प्लस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगले स्टेप पे क्या करते हैं इसको, 2a प्लस 4b इक्वल टू 50। थोड़ा जल्दी करूंगा, तो 50 से मैंने बहुत सारा डिवाइड करा, तो 2a अपॉन में 50 हो जाएगा, प्लस 4b अपॉन में 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, है ना। तो 2a 2 1 जा 2 और 2 25 जा, तो a अपॉन में 25 आ जाएगा, प्लस b अपॉन में 12.5 आ जाएगा, इजिकल टू 1। तो हेयर इधर मुझे a की वैल्यू मिल गई, a मुझे मिल गया 25 और b मुझे मिल गया 12.5। ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखेंगे, 4a 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 4a प्लस 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अगले स्टेप पे क्या करते हैं, इसको इक्वल ले आते हैं, 4a प्लस 3b इक्वल टू 24। 24 को बोथ साइड डिवाइड करूंगा, तो 4a अपॉन में 24 प्लस 3b अपॉन में 24 इजिकल टू 1। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो a अपॉन में 6 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यहाँ a जाएगा इजिकल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, इधर 6 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर है या नहीं है। ऐसी इक्वेशन नंबर 3, टेकिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 3a प्लस 2b ग्रेटर देन 60, 3a प्लस 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगले स्टेप पे इसको इक्वल ले आते हैं, 3a प्लस 2b इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो 3a अपॉन में 60 प्लस 2b अपॉन में 60 इजिकल टू 1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू a अपॉन में 20 आ गया, और b का आएगा 30 आ जाएगा इजिकल टू 1। तो हेयर क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू इधर होगी 20 और b की वैल्यू होगी 30। और 4 और 5 इक्वेशन में क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर टेकिंग इक्वेशन 4 जिसमें है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने कहा ओह x नहीं a, क्योंकि हमने a लेट करा था,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अगले स्टेप पे ए बराबर 0 हो जाएगा, और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अगले स्टेप पे बी बराबर 0 हो जाएगा। तो इधर एक्स वाई लेट नहीं करा, इधर ए भी लेट करा है। ठीक है सर, तो ये आपके पास 3 बन गए। अब आप बनाएंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप बनाएंगे सर डायग्राम। डायग्राम मतलब वो एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस को मैंने बी लेट करा है और एक्स एक्सिस को मैंने ए लेट करा है ना। ए लेट पहले एक्स वाई मानता था ना, तो ए और बी मान लिया। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ मेरा ए और बी है, तो मैं बता रहा हूं कि बी मेरा वाई था, क्योंकि वाई प्रोडक्ट का नाम था, इसलिए वाई लेट नहीं करा मैंने, एक्स एक्सिस और एक्स और वाई लेट करने करके ए और बी लेट करा है। तो इसलिए इंटरप्रेट करने के समझा रहा हूं कि वाई, जहां वाई आता था बी आएगा वहां पर, और जहां एक्स आता था वो ए हो गया। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा नंबर कहां पर है, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है, तो 20-30 तक बना लेते हैं। ए की वैल्यू 25 है तो 25 बना लेते हैं इसको। कैसे बनाए, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30 कर देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 20, 25, 30। अब एक एक करके वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू 25, बी की 12.5, तो ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 12.5, 10 के ऊपर आएगा, यहाँ पर करीब आ जाएगा 12.5 है ना, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये इक्वेशन डाल देंगे यहाँ पर, कौन सी है, 2a 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मतलब 50 से ज्यादा है तो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ 50 से ज्यादा है तो आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ को शेडिंग होगी, इसके यहाँ को ये ड्रॉ करा जाएगा। क्लियर है नहीं है, अगर ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब इसकी देखते हैं, हम हमेशा किसको देखते हैं, एक्स प्लस वाई, ये देखते हैं एक्स प्लस वाई के हिसाब से देखते हैं, ग्रेटर देन लेसन है। एक्स प्लस वाई बड़ा है तो आगे की तरफ जाओ, एस प्लस वाई छोटा है मतलब लेस देन है तो पीछे की तरफ, 0 की तरफ। तो अभी यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, देखिए एक्स और वाई, देखो 2a प्लस बी, ए प्लस बी को क्या माना, एक्स और वाई तो होते हैं, एक्सिस ही तो है ये। ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 50 से ज्यादा है, तो मतलब आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, 0 की तरफ नहीं आना आपको। ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 6 यहाँ पर होगा, बी की वैल्यू 8 यहाँ हो जाएगा करीब। ये भी आप लाइन खींच दीजिए। ये कितना है, इसका इक्वेशन 4a 3b 24, तो 4a प्लस 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मतलब 24 से आगे की तरफ जाएगा। मतलब ये मत देखो 24 आगे, ये देखो ग्रेटर देन है तो आगे की तरफ जाएगा, लेस देन है तो पीछे की तरफ आएगा। आप खुद देखो कि ए इसकी वैल्यू इससे 24 से ज्यादा होगी, मतलब 24 से आगे ही जाएगी, और आगे कहां होता है, 24 से इधर होता है ना, तो यहाँ पर ये प्लॉट होगा इस साइड की तरफ, ये आगे प्लॉट होगा, ये इधर प्लॉट होगा। इसके बाद इसका ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 20। इसका कहां पर आ रहा है, 3a प्लस 2b ग्रेटर देन 60, 3a प्लस 2b ग्रेटर देन 60, मतलब इसे भी आगे की तरफ जाएगा क्योंकि बड़ा है, 60 से बड़ा है तो कहां जाएगा, 60, 70, 80, 90, 100 आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो आपको इसको ऐसे करना है। जब आप आगे से करोगे तो आप खुद ही देखो इस पूरे चार्ट को, खुद देखो कि ये चीज आगे जा रही है। ठीक है, ये यहां से यहाँ ये पहला स्टेप आगे जा रहा है, फिर यहां से ये आगे जा रहा है, फिर यहां से ये आगे जा रहा है, तो मतलब कहां पर ऐसे लाइन है जहां पर सब मिल रही है, ये वाले पॉइंट, तीनों शेडिंग कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है, यहाँ पर तीनों का कॉमन पार्ट है। तीनों का कॉमन पार्ट कहां पर है, इस वाली, इधर है, इस वाली शेडिंग पे है तीनों का कॉमन पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये रहा, जिसको मैं ए से लेट करूंगा, ए मेरे पे दे रखा है। ये y की वैल्यू इधर क्या है
30, मतलब बी की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू 0 है। इस वाले कॉर्नर पॉइंट में क्या है, सी मान लेते हैं। इस वाले कॉर्नर पॉइंट में जो ए की वैल्यू है वो 25 है, मतलब एक्स की वैल्यू 25 और वाई की वैल्यू 0, और ये कॉर्नर पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट को कौन सी दो लाइन से बन रहा है, ये उससे मिलाकर बनाएंगे। ये समझ में आया डायग्राम कैसे बना? भाई आप देखो, ये वाला ये चीज इस वाले से उधर को जा रहा है, इस वाली लाइन से उधर को जा रहा है, ये इस वाली लाइन से इधर को जा रहा है, तो यहाँ पर तो एक ही से इसी का सेट आएगा, इसका तो इस वाली लाइन का सेट नहीं आएगा इधर, तो ये सब उधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एलिमेंट में सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशन को, मतलब ये वाला लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन आपस में सॉल्व करवानी पड़ेगी। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है जी, 2a + 4b = 50 कर देते हैं, और इसी लाइन की इक्वेशन क्या है, 3a + 2b = 60 कर देते हैं। तो इसको करता हूं 1 से मल्टीप्लाई, और ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, है ना। और सर दोनों लाइन को, कौन सी दो लाइन को, ये पॉइंट किस दो लाइन को मिलाकर बन रहा है, इसको और इसको, तो इन दो लाइन को ही सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखो मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या आ गया जी, 2a + 4b = 50 ही आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 6a, ये 4b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120। ये प्लस है, ये माइनस 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 हो जाएंगे सारे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 6 में से 4, 2 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 4a बचेगा। 120 में से 50 जाएंगे तो 120 माइनस 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 70, माइनस का वो भी, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 70/4, या 17.5, तो ए की वैल्यू है 17.5। ए की 17.5 आ गई, तो नाउ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से किसी में पुट कर दो। तो मैंने कहा लो पहले वाले में कर दो, 2a + 4b = 50, ए की वैल्यू है 17.5, तो 2 × 17.5 + 4b = 50, 17.5 × 2 करूंगा तो 35 आएगा, तो 4b = 50 - 35, इसकी वैल्यू 35 आई, उधर भेज दिया, माइनस हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/4, 15/4, 3.75, बी की वैल्यू आ गई 3.75। तो ए की मेरा जो पॉइंट निकला, ए का पॉइंट है 17.5 और 3.75, मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, 17.5 में, और ये यहां पर कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये 3.75 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी ये दोनों बिलोंग समझ में आ गए, तो अब निकालूंगा मैं कॉर्नर पॉइंट। ये मेरे हो गए कॉर्नर पॉइंट, ये मेरा हो गया मिनिमाइजेशन। और मिनिमाइजेशन क्या था भाई, 9a + 10b, 9a + 10b, और फिर निकाल दूंगा मैं मेरा आंसर। तो मेरा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है, ए 0 और 30, ए है मेरा 0 और 30, बी है मेरा 17.5 और 3.75, और सी है मेरा 25 और 0। आओ, जब मैं ए की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 10 बी की जगह 30 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 300, है ना। बी की जगह 30 डाला, 300 हो गया। इसको बाद में करता हूँ, ए की जगह पर 25 डालूंगा तो 9 × 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, और बी की जगह पर 0 डालूंगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 17.5 से, 9 × 17.5, ये आ गया 157.5, प्लस अब 10 बी की जगह पर क्या डालूंगा, 3.75, तो 10 × 3.75, ये आ गया 37.5, 37.5, तो टोटल कितना आया, 157.5 प्लस 37.5, ये आ गया 195, तो 195 आया, तो मतलब ये मेरे लिए क्या है, मिनिमम। तो आपको प्लांट कितने घंटे चलाना चाहिए, आपको जो प्लांट है वो प्लांट ए आपको 17.5 आवर्स चलाना है, और प्लांट बी आपको 3.75 आवर्स चलाना है। जब आप ये चलाओगे तो आपकी सारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, और आपका कॉस्ट भी मिनिमम आएगी। ये चलाओगे तो कॉस्ट भी मिनिमम आएगी, और आप सारी कंडीशन जो ये वाली है ये सब प्रूफ होती चली जाएगी। और अगर आपको ये देखना है कि यार सही करा आंसर नहीं करा, तो चेक करने के लिए क्या करा करो, जिस इक्वेशन से आपने सारी वैल्यू निकाली उस इक्वेशन में पुट करो। ए की जगह पर क्या लिखो, 17.5, और बी की जगह पर रखो 3.75,
और देखो क्या 50 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, सभी क्वेश्चन में डाल के देखो, और जब सभी क्वेश्चन में बराबर आ जाएगा जो आपका आंसर निकला है वो करेक्ट सेम लिखा है। ये चेक करने का तरीका है कि आपने जो निकाला है आंसर वो सही है गलत है। सही और गलत के निकालोगे, जितनी इक्वेशन आपने सोल्व करा था उस इक्वेशन में डाल के देखो वो वैल्यू, जब वो वैल्यू डाल के देखोगे तो अगर इनके बराबर आ रहा है तो आपका आंसर मैच करेगा। जैसे 2 को जब मैं 17.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 35, और 4 को 3.75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 15, तो 35 से 15 हो गया 50। ऐसी 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 17.5 से, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करा 17.5 से, यह आ गया 70, और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.75 से, यह आ गया 11.25, तो 11.25 प्लस 70, ये देखो 24 के क्या लिखा है, या तो इक्वल होगा या बड़ा आ जा चलेगा, ठीक है, ये छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहां तो बराबर आ गया, यहां कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरा 3 मल्टीप्लाई पर 17.5, यह आ गया 52.5, और 2 मल्टीप्लाई पर 3.75, 52.5, ये आ गया 60, देखो बराबर आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए दोस्त, सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये आपने जब वैल्यू डाली तो इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बराबर होना चाहिए। ये दोनों से तो मैच कर रहा है क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से तो निकाला था ये पॉइंट, और इससे मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर ये करोगे तो इससे ज्यादा बनेगा पर कम नहीं होगा। क्या लिखा है, 4a + 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 74 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि या तो 24 के बराबर हो जाए या 24 से ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? तो इस तरीके से आपको कितने घंटे चलाना है प्लांट, लेट द नंबर ऑफ आवर नीड इन प्लांट ए, प्लांट ए को कितने घंटे चलाए, 17.5 घंटे चलाओ, और प्लांट बी को 3.75 आवर चलाओ, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आएगी और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? ठीक, अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपने अगर होमवर्क करा होगा तो मैच कर लीजिएगा। अब मैं आपको नए क्वेश्चन कराता हूँ आज की क्लास में। अभी मैं आज की क्लास में कुछ नहीं कराने वाला, मैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म करा दूंगा। आज को आपको ना आज की क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, पर वो सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मेट की तरह से होंगे, जैसे कि फॉर्मुलेट करना, सिर्फ फॉर्मुलेट करना, क्योंकि स्टडी मेट में हर एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना सिखा रखा है। पर मैं नेक्स्ट क्लास से आपको सिंपलेस्ट मेथड भी कराऊंगा, क्योंकि पेपर के अंदर सिंपलेस्ट मेथड वगैरह पूछा गया था पहले, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार आना भी चाहिए कि किस तरीके से होता है। मान लो भाई पेपर में आ गया, फिर कैसे करोगे, है ना? तो सिंपलेस्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, जब हमारी अगर आपके पास 2 वेरिएबल है क्वेश्चन में तो ग्राफिकल मेथड सोल्व करो, वो इजी होता है। जब आपके 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो सिंपलेस्ट मेथड यूज करो। क्या 2 वेरिएबल में सिंपलेस्ट लगेगा 2 में भी लगेगा। सिंपलेस्ट मेथड हर कितने भी वेरिएबल हो सब पे लग जाएगा, पर इसको ज्यादातर यूज कब करा जाता है, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई जेड ऐसे करके, तब सिंपलेस्ट मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या होता है सिंपल मेथड, क्या से यूज करना है, क्या कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। आज की क्लास के अंदर मैं आगे फर्दर और क्वेश्चन सिखाना चाहता हूं आपको। 31 हमने कर लिया था, 32 हमने कर लिया था पिछली क्लास में फॉर्मुलेट, 33 भी हमने कर लिया था, ठीक है। 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया था ना पिछली क्लास में आपको। हम बात कर रहे हैं 34 क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। आओ दोस्तों हम चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो 34 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ या मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसको क्यों कराऊंगा, क्योंकि इससे मैं सिंपलेस्ट मेथड आपको सिखाऊंगा। सिंपलेस्ट मेथड जो मैं एक सिखाना चाहता हूँ, दूसरा मेथड, वो इस क्वेश्चन को लेते हुए सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मुलेट करने को बोल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग मोटर, और साथ में कह रहा है डिटरमाइन करके दिखाओ हाउ मेनी चेयर, मतलब कुछ निकालने को ही बोल रहा है और फॉर्मुलेट करने को ही बोल रहा है। जब फॉर्मुलेट करने को बोला तो हमने कर लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं भी करवा दूंगा आपको। पर यहाँ पर निकालने को भी बोल रहा है, तो अभी मैं यहाँ करा दूं, फिर निकालने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं तो फिर आप भूल जाओगे, है ना। तो कृपया करके थोड़ा रुके और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जो फॉर्मुलेट वाले हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि ये कहता है अ कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, एक कंपनी 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है PQR, और उसमें 3 टाइप का रॉ मटेरियल लगता है ABC, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करा था। कहता है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P, एक यूनिट प्रोडक्ट P बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल A लगता है, 3 यूनिट रॉ मटेरियल B लगता है, बस। तो पहले मैं इसका साथ के साथ डायग्राम बनाऊंगा तभी आप कर पाओगे। 34 और सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास में हमने करा था। कौन सा वाला, रॉ मटेरियल वाला, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल जैसा। इसी को वहां पर मुझे लिखना है, ऐसी करना है, ABC PQR हमारा प्रोडक्ट हो गया, ABC हमारे रॉ मटेरियल हो गए, और आपके पास ऐसे। तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। इस टेबल से क्या होता है, हमें समझ आता है कि भैया कैसे हमें काम करना है। देखो दोस्तों, हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q, प्रोडक्ट R। हमारे पास 3 मटेरियल है, A, B और C, P, Q, R।
ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए प्रोडक्ट, और ये हमारे क्या है जी, ये है रॉ मटेरियल। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गए और ये रॉ मटेरियल हो गए। अब जरा ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब ध्यान देते हैं बस आप इधर। कहता है तीन टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं और तीन टाइप का रॉ मटेरियल यूज होता है हर प्रोडक्ट बनाने, मतलब प्रोडक्ट पी बनाने में हो सकता है कि रॉ मटेरियल ए लगे, रॉ मटेरियल बी लगे, रॉ मटेरियल सी भी लगे। अब कैसे कैसे लग रहा है वो देखो। कहता है अगर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी बनाओगे, अगर प्रोडक्ट पी की 1 यूनिट बनाते हो तो उसमें रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, उसमें रॉ मटेरियल ए 2 यूनिट चाहिए और रॉ मटेरियल बी 3 यूनिट चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट पी की 1 यूनिट बनाऊं तो मुझे ए जो रॉ मटेरियल है वो 2 यूनिट चाहिए। ठीक है, ए का जो रॉ मटेरियल है वो कितने यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, और बी मुझे चाहिए 3 यूनिट, और सी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ सी के बारे में बताया नहीं। प्रोडक्ट पी का 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की 2 यूनिट चाहिए, रॉ मटेरियल ए की, और रॉ मटेरियल बी की 3 यूनिट चाहिए। ऐसी 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट क्यू की 1 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट चाहिए बी की, बी रॉ मटेरियल का, और सी रॉ मटेरियल का 5 यूनिट चाहिए। तो मतलब इसको ए नहीं चाहिए, 2 यूनिट चाहिए बी का और 5 यूनिट चाहिए सी। आगे 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर, आर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 यूनिट चाहिए ए की, 2 यूनिट चाहिए बी की, और 4 यूनिट चाहिए सी की। 3, 2, 4। अच्छा, इसके बाद द कंपनी हैज 8 यूनिट ऑफ मटेरियल ए, कंपनी के पास मटेरियल ए की 8 यूनिट है, 10 यूनिट ऑफ मटेरियल बी और 15 यूनिट ऑफ मटेरियल है। तो कंपनी हैज अ 8 यूनिट। अवेलेबल मटेरियल कितना है, अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है दोस्त, 8 यूनिट तो पड़ा हुआ है किसका, रॉ मटेरियल ए का 8 यूनिट पड़ा है कंपनी के पास, 10 यूनिट पड़ा है रॉ मटेरियल बी का, और 15 यूनिट पड़ा है रॉ मटेरियल सी का। 10 यूनिट पड़ा है रॉ मटेरियल बी का और 15 यूनिट पड़ा है रॉ मटेरियल सी का। प्रॉफिट पर यूनिट, प्रोडक्ट पी क्यू आर का जो प्रॉफिट है 3, 5, 4, ये प्रॉफिट आपको दे रखा है। ये मैंने कहा प्रॉफिट अब मुझे दे रखा है, प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। प्रोडक्ट पी की 1 यूनिट बेचने को 3 रुपए कमाऊंगा, प्रोडक्ट पी की क्यू की 5 रुपए कमाऊंगा, और प्रोडक्ट आर के लिए 4 रुपए कमाऊंगा। 3, 5, 4। और आप देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। मैं ऊपर जाता हूँ 35 क्वेश्चन, मैं ऊपर जाता हूँ और ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। 32, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 5। अरे ये चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया सर, हाँ चेंज है। बस ये वाला और ये पार्ट सेम है, बाकी बीच का वो सिनेरियो चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, कोई नहीं जी, कैसे करेंगे इसको। आ जाओ, कहाँ गया वो क्वेश्चन 30। कहता है फॉर्मुलेट कर दो बस मैथमेटिकल और मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कितनी प्रोडक्ट, कितने नंबर ऑफ यूनिट पे प्रोडक्ट पी की बनाऊं, कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट क्यू की बनाऊं। तो मैं ऊपर से ले लेता हूँ, सेम क्वेश्चन करा था मैंने, यही वाला। सेम क्वेश्चन है जी यार, सेम क्वेश्चन है। लो जी लेट हो गया भाई। लेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट पी एक्स, प्रोडक्ट क्यू की यूनिट को वाई माना, प्रोडक्ट आर की यूनिट को जेड मान लिया। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, 3x 5y और 4z। 3x टेबल देखो, 3x 5y और 4z, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स की, प्रोडक्ट पी की अगर मैं एक्स यूनिट बनाता हूं तो हर यूनिट पे 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट क्यू की अगर मैं वाई यूनिट बनाऊंगा तो हर यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट आर की अगर जेड यूनिट बनाता हूं तो हर यूनिट पे 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। बस इसको करना है। अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल मतलब मेरे पास कितना है, ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट। अवेलेबल मतलब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कितना पड़ा है, इससे कम कर लो या इसके बराबर यूज कर लो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सिर्फ 8 ही यूनिट पड़ी है, कैसे करेंगे बताओ। मैं कहूंगा देखो 2x, प्रोडक्ट पी को क्या माना है x, इसको क्या माना है y, इसको क्या माना है z। तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की 8 यूनिट है तो कैसे करेगा भाई, 2x प्लस 3z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 8, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। भाई 2x प्लस
और क्या है 3y 3z, वाई नहीं z 8। बस ये बताओ क्या है। मैं कह रहा हूं अगर प्रोडक्ट पी की आप x यूनिट बनाते हो तो हर एक यूनिट बनाने का, प्रोडक्ट पी का एक यूनिट बनाने के लिए आपको 2 यूनिट का रॉ मटेरियल ए लगेगा। प्रोडक्ट आर, क्यू तो है नहीं, क्यू में तो रॉ मटेरियल लग ही नहीं रहा। प्रोडक्ट आर की एक यूनिट बनाने पे 3 रुपए का 3 यूनिट का रॉ मटेरियल ए लगता है। तो दोनों जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, ए रॉ मटेरियल कहां यूज हो रहा है, एक तो प्रोडक्ट पी पे एक जेड पे, और ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हो आप 8 यूनिट तक यूज कर सकते हो, उसके ज्यादा यूज नहीं कर सकते। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। मैक्सिमम 8 यूनिट यूज कर सकते हैं। ऐसी सिमिलर 3x 2y प्लस 2z ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 2z लेस देन इक्वल टू 10। मतलब प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल आर है ना, ये में क्या है रॉ मटेरियल, सॉरी ये रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल ए है, ये रॉ मटेरियल बी है। रॉ मटेरियल बी, पी प्रोडक्ट क्यू और आर तीनों प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। पी पे लगता है हर एक यूनिट पे 3 यूनिट, क्यू पे लगता है हर एक यूनिट पे 2 यूनिट का रॉ मटेरियल लगेगा बी, और आर पे लगेगा, अगर आर की एक यूनिट बनाऊंगा तो बी रॉ मटेरियल 2 यूनिट लगेगा हर एक यूनिट पर। तो टोटल आप जितना भी यूटिलाइज कर रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने में, वो 10 से ज्यादा यूनिट का आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम आर पर रॉ मटेरियल भी 10 यूनिट का पड़ा है। ठीक, अब रॉ मटेरियल सी ये कहां का यूटिलाइज हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा पी में, तो 5y 4 प्लस 4z 5y प्लस 4z 15 यूनिट से ज्यादा आप नहीं कर सकते। और लास्ट में क्या होगा, x y और z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और ये बन गई आपकी इक्वेशन और हो गया फॉर्मुलेट बस। और सेम क्वेश्चन आपको, बस ये क्वेश्चन कहां से होगा, अगर इसमें फाइंड आउट करना चाहिए बोलता मुझे कि फाइंड आउट डिटरमाइन भी करो, कि अगर ऐसा बोलता कि डिटरमाइन भी करो कि कितने नंबर ऑफ यूनिट पी की बनाऊं, कितने नंबर ऑफ यूनिट क्यू की बनाऊं और कितने नंबर ऑफ यूनिट आर की बनाऊं, तो मैं यहां पर सिंपलेस्ट मेथड लगा देता। जब डिटरमाइन करने को बोलेगा तभी डिटरमाइन करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, टाइम वेस्ट आपको होगा, नंबर उसके मिलेंगे नहीं। ठीक, नंबर यहां पर जितने का मिलने थे मिल जाएंगे यहीं पर। आगे बढ़ता है 36 क्वेश्चन। अ सिटी हॉस्पिटल हैज द फ्लोइंग मिनिमल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ नर्स। एक सिटी हॉस्पिटल है, उसको कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट नर्स की है। मिनिमम डेली कितनी रिक्वायरमेंट का डाटा दे रखा है कि इतनी रिक्वायरमेंट हमें डेली की चाहिए। कैसे, कहता है 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में हमें 2 नर्स की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 नर्स तो होनी चाहिए। 10 से 2 के बीच में हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस टाइम कस्टमर ज्यादा आते हैं, पेशेंट ज्यादा आते हैं, उस टाइम ज्यादा नर्स की जरूरत पड़ेगी। 2 बजे से 6 बजे तक लगते 7:30 होना चाहिए, 75 नहीं होगा, ये गलत है। 7:30 भी नहीं होगा, आधी थोड़ा कर देंगे नर्स को। ये दोस्तों 75 नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया, 15 होगा, 15 इसको 15 कर लो, 75 नहीं होगा, ये गलत है ये। ठीक है, 15 होगा ये। 75 नर्स, 75 नर्स का मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा हॉस्पिटल है वो। सुबह को 2 चाहिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि सुबह को 2 चाहिए, और दिन का टाइम है 2 से 6 के बीच में 75 चाहिए। नहीं 75 नहीं, 15 तो सही मानते हैं, क्योंकि 20 भी यहाँ पर दिख रहा है। फिर आगे 6 बजे से लेकर 10 बजे, शाम के 10 बजे तक 8 चाहिए, फिर 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक 20 चाहिए, और फिर 2 बजे से लेकर अगले सुबह के 6 बजे तक 6 नर्स चाहिए। तो ये है टाइम, इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें इतनी नंबर ऑफ नर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नर्स रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड एंड वर्क 8 आवर कॉन्जिक्यूटिव 8 कॉन्जिक्यूटिव आवर। 8 कॉन्जिक्यूटिव आवर का मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो अगर कोई नर्स 6 बजे आ रही है तो वो लगातार 8 घंटे काम करेगी। अगर कोई नर्स 6 बजे आ रही है तो वो लगातार 8 घंटे काम करेगी। अब सोचो 6 से 10 के बीच में, 6 से 7, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे। अगर मान लो यहाँ पर 2 नर्स है तो 2 नर्स 4 घंटे, तो यहाँ पर 2 नर्स मिल जाएगी, पर वो 2 नर्स आगे 4 घंटे और काम करेगी, 8 घंटे काम करेगी। जरूरी नहीं हमें इतनी नर्सें चाहिए, ऐसा भी तो होगा यार, एक नर्स यहाँ पर रखेंगे तो वो 6 से 10 के बीच में भी काम करने लगेगी और 10 के 2 के बीच में भी काम करेगी। एक ही नर्स 10 से 2 की 11, 12, 1, 2, हाँ, तो 6 से लेकर 2 बजे तक क्या हो गया, 8 घंटे हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 नर्स रखूं तो ये तो 2 नर्स है। अगर मैं सुबह 2 नर्स रखता हूं, अगर मैं सुबह 2 नर्स रखता हूं तो मेरे वो 2 बजे तक काम करेंगे 2 नर्स। तो मुझे इस में इधर और 5 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 तो मैंने ऊपर रख दी। समझ में आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? क्योंकि एक नर्स मैक्सिमम 8 घंटे काम करती है, और हमें इस स्लैब में दे रखा है 4 घंटे, 4 घंटे इतना, 4 घंटे, 4 घंटे का स्लैब दे रखा है। ठीक है,
कहता है द हॉस्पिटल वांट टू डिटरमाइन, हॉस्पिटल डिटरमाइन करना चाहता है द मिनिमम नंबर ऑफ नर्स टू बी एम्प्लॉयड, कि कितने नंबर ऑफ नर्स को एम्प्लॉय करूं जिससे मेरी सफिशिएंट नंबर ऑफ नर्स अवेलेबल रहे हर पीरियड पर। कि भाई देखो यहाँ 2 नर्स चाहिए, यहाँ 7, यहाँ 15 या 8, यहाँ 20 या 6, अलग अलग डिफरेंट चीज है। पर मैं यहाँ पर हॉस्पिटल हमसे जानना चाहता है कि भाई कितनी नर्स रखूं, एग्जैक्ट बताओ कि एग्जैक्ट कितनी नर्स मुझे रखनी चाहिए जिससे मेरे हर पीरियड पे हर 4 घंटे के समय में मुझे जितनी नर्स की जरूरत पड़ेगी उतनी नर्स मेरी वो अवेलेबल रहे। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम रख लो 20, आप कहोगे सर मैक्सिमम 20 रख लो, 20 रखोगे तो यहाँ पर तो यहाँ काम कर ही लेगी, 18 खाली बैठी रहेगी, तो जो 18 खाली बैठी रहेगी तो उस पर पैसे जाएंगे, बर्बाद होगा, तो कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पर कॉस्ट भी क्या देखना है, कॉस्ट को भी देखना है कि भैया नंबर ऑफ नर्स बताओ जिससे हर पीरियड में अवेलेबल भी रहे, कॉस्ट भी कम से कम रहे, तो कितने नंबर ऑफ नर्स को मैं एम्प्लॉय करूं। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कह रहा है फॉर्मुलेट कर दो लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को एंड सेटिंग अप द अप्रोप्रिएट कांस्टेंट, मतलब कंडीशन कर दो सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑब्जेक्ट फंक्शन, बस आपको और कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ नर्स ये नहीं निकालनी। द हॉस्पिटल वांट टू डिटरमाइन, हॉस्पिटल जानना चाहता है कि अगर आप निकालना चाहते हो कितने नंबर ऑफ नर्स है तो आप सिंपलेस्ट मेथड लगा सकते हैं, बाकी अभी इसका यूज नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट मेथड का यूज तो बाद में होगा। बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है, कह रहा है कि बस आप फॉर्मुलेट कर दो, आपको फॉर्मेट करना है। आप फॉर्मेट करा कैसे जाए, ये बड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं अगला, एक डाटा बनाते हैं सर, ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा, एक डाटा बनाएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 4-4 घंटे का स्लैब बनाते हैं, मैंने कहा पहले 4 घंटे ये रहा, वो जो साल चालू हुआ कितना 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में, 6 AM टू 10 AM, पहले 4 घंटे ये रहा। फिर 10 AM से लेके 2 PM, 2 PM से लेके 6 PM, 6 से 10 PM, 10 से क्या हो गया भाई, 10 से 2 PM, थोड़ा खुला खुला लिख लेता हूँ। हमें दोस्तों हमें एक स्लैब बनाना पड़ेगा तभी हम इसको क्वेश्चन कर पाएंगे, और ऐसी क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर के अंदर, क्योंकि फॉर्मुलेट करेगा, फॉर्मुलेट करना बोलेगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने को नहीं बोलेगा। क्योंकि मेरा मेरा जहां तक मेरा मानना है कि क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम जो चांसेस है 90% चांसेस आपसे पूछेगा फॉर्मुलेट कर दो बस, और ऐसा क्वेश्चन देगा आपको फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें आपको लगे टाइम। एक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पहला स्लैब हो गया, फिर 10 से 2 बजे तक दूसरा स्लैब हो गया, 2 से 6 बजे तक तीसरा स्लैब, 6 से अगले 10 बजे तक चौथा, 10 से फिर अगला 2 PM, 2 PM से अगला 6 PM। अब देखो यहां मैं इधर लिख रहा हूं रिक्वायरमेंट, तो यहां मुझे रिक्वायरमेंट है 2 नर्स की, यहां मुझे रिक्वायरमेंट है कितनी है 7, 15, 8, 20, 6, 7, 15, 8, 20 और 6। अब दोस्तों ये है, तो इतना हमारी रिक्वायरमेंट है, इतने इतने नर्स की हमें रिक्वायरमेंट, तो यहां मैं लिखता हूँ नर्स रिक्वायरमेंट। और मैं क्या चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉय रखूं या कम से कम, सर अगर ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉय रखूंगा तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो कम से कम चाहता हूं। तो मैं नर्स की रिक्वायरमेंट क्या करना चाहता हूं, मिनिमाइजेशन करना चाहता हूं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि कुछ इतना स्टाफ रख लूं जो ये हर पीरियड पे मेरे स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है ये पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये 15 है, ठीक है, ये 15 है। मैं कितना, तो मैंने कहा इस टाइम पे एक रिपोर्ट करेगी नर्स एक्स नहीं ए, मैंने कहा ए नर्स है जो ए नंबर ऑफ नर्स होगी जो 6 बजे रिपोर्ट करेगी। मुझे नहीं पता कितनी निकालनी है, ये तो मेरे को पता होता तो मैं क्या ही फिर लीजिए प्रोग्रामिंग टेक्निक क्यों लगाता हूं। कितनी, मैंने कहा कुछ नर्स में मान लेता हूं कि जो बी नंबर ऑफ नर्स होगी जो 10 बजे रिपोर्ट करेगी, सी नंबर ऑफ नर्स होगी जो 2 बजे रिपोर्ट करेगी, डी नंबर ऑफ नर्स होगी जो 6 बजे रिपोर्ट करेगी, और ई एफ और जी। हमें टोटल 6 लेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स ऑफ नर्स होगी
जो 6 बजे रिपोर्ट करेगी, कितने नंबर ऑफ नर्स होगी जो आगे 5 बजे। जैसे जैसे एग्जांपल लेके चलता हूं कि पहले मैंने कहा भाई शुरू में मुझे 2 नर्स चाहिए जो रिपोर्ट करे। मैंने कहा 2 नर्स तो होनी चाहिए जो रिपोर्ट करे, तो मैंने ए की वैल्यू क्या मानी 2, कि 2 नर्स शुरू में चाहिए, क्योंकि 6 बजे अगर 2 नर्स रिपोर्ट करेगी तो 6 बजे 2 नर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। जस्ट अज्यूम कर रहा हूं, अभी ये ए की वैल्यू 2 निकाली नहीं है, ए की वैल्यू 2 निकाली नहीं है दोस्तों। ये तो बस एक एजम्पशन है कि भाई सुबह के टाइम, ये तो पक्का ही 2 होगा, क्यों, क्योंकि भाई सुबह के टाइम पे 2 नर्स चाहिए। पर ये भी तो देखो, रात को जो नर्स होगी, रात को जो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर जो नर्स आई होगी वो अगले सुबह तक भी तो काम कर सकती है, ये भी तो हो सकता है। तो ये हो सकता है 2 ना हो, ये कुछ भी ना करना पड़े, क्योंकि रात में ये भी सोचो, आप प्रॉब्लम को समझो कि यार अगर मान लो 2 बजे कोई नर्स ने 5 नर्स ने रिपोर्ट करा 2 बजे, तो वो आगे 8 घंटे काम करेगी, 8 घंटे काम करेगी, तो यहां से यहां और यहां से यहां सुबह के यहां तक, तो फिर जरूरत क्या है इधर रिपोर्ट करने की, है ना। तो वो एक डिपेंड करता है कि कितना है। जैसे मैंने मान लिया कि चलो सुबह शुरू में 2 नर्स मेरी रिपोर्ट करती है, जस्ट ए की वैल्यू, तो ए क्या माना है, नंबर ऑफ नर्स रिपोर्टेड एट 6 AM। तो मैंने लेट कर लिया, सबसे पहले आप लेट करेंगे, द नंबर ऑफ नर्सेस रिपोर्टेड एट 6 AM। तो कितने नंबर ऑफ नर्स सुबह को रिपोर्ट करेगी, मैंने कहा ए, मुझे नहीं पता कितनी करेगी, अभी तो मैंने कहा 2 करेगी। अब जब ये 2 नर्स रिपोर्ट करेगी, जैसे एज्यूम कर रहा हूं, जब मैं लेट कर रहा हूं, एक्चुअल डाटा नहीं है, जब मैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगाऊंगा तब आएगा ये। अभी मैं एक समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं कि मान लो 2 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, तो ये दो जो नर्स यहाँ पर काम करेगी वो 8 घंटे तक काम करेगी, मतलब ये स्लैब में काम तो करेगी, साथ में इस स्लैब में भी काम करेगी। और इस स्लैब में मुझे कितनी जरूरत है, 7 नर्स की जरूरत है। अब जब इस स्लैब में मुझे 7 नर्स की जरूरत है, तो 2 तो पहले से काम कर रही है, तो इस स्लैब में 7 नहीं, कम चाहिए, है ना। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर कितनी कम चाहिए ये मैं ऐसे नहीं बता सकता, इसमें तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा लेट कर लो, तो नंबर ऑफ नर्सेज रिपोर्टेड एट 6 AM, ए नर्स रिपोर्ट करेगी 6 बजे सुबह, ए नंबर ऑफ नर्स रिपोर्ट करेगी, नंबर ऑफ नर्स रिपोर्टेड एट 10 AM। मैंने कहा पी, फिर 2 PM, मैंने कहा सी लेट कर लो, फिर 6 बजे शाम को डी, फिर 10 बजे शाम को, रात को ई, फिर सुबह के एफ, और फिर सुबह के 6 बजे तक एक नर्स और जी। तो मैंने ये लेट कर लिया कि नंबर्स ऑफ नर्सेस रिपोर्टेड एट डिफरेंट टाइम्स, ए नंबर ऑफ नर्स रिपोर्ट करेगी, ये हो सकता है 2 करे या 4 करे या 3 करे या 1 करे, ये मुझे नहीं पता, ये तो बस निकालेंगे तब पता चलेगा, है ना। क्लियर है नहीं है, पर लेट मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आपको लेट करना है। कुछ नर्स सुबह 6 बजे रिपोर्ट करेगी, कुछ नर्स 10 बजे रिपोर्ट करेगी, कुछ 2 बजे करेगी, और कुछ कितना है तो मैंने लेट कर लिया ABCDEF, अलग अलग रिपोर्टेड टाइम में। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। अब समझना है मिनिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मुझे बताओ मैं ज्यादा से ज्यादा नर्स रखूंगा चाहूंगा या कम से कम नर्स रखना चाहूंगा, कम से कम, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन, तो बताओ मिनिमाइजेशन जेड को हमने डिनोट करा मिनिमाइज, कभी मैक्सिमाइज करते कभी मिनिमाइज, लिख लेना MIN मिनिमाइज जेड, मैक्सिमाइज करोगे तो MAX जेड कर लेना, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि जो मेरी ए नर्स है, ये बी नर्स है, ये सी है, या डी है, या ई है, या एफ है, या जी है, जो अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट कर रही है ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं आएगा लास्ट वाला, क्योंकि 6 बजे तो मैंने ले चुका ना। देखो लास्ट वाला नहीं आएगा 6 AM का, 6 AM का तो ऑलरेडी ले चुका हूं ना, ये गलत है, ये नहीं आएगा, ये ऑलरेडी ले चुका हूँ, 6 AM में तो ऑलरेडी रिपोर्ट करेगी, यहां तक लेंगे बस, ये नहीं आएगा दोस्तों, ये नहीं आएगा, ये ऑलरेडी ले चुका हूं, यही तो 6 AM का यहाँ पर आएगा, 6 AM, PM कहां से आ गया, AM है, रात के सुबह के 6 बजे, और सुबह के 2 बजे और सुबह के 6 बजे, तो 6 बजे मैंने सुबह के ले लिया कि ए नर्स डिनोट करेगी, तो दो बार लेट नहीं करना, ABCDEF बस F। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो रहा है। तो 2 बजे जो नर्स आएगी, जो F नर्स जो रिपोर्ट करेगी 2 बजे, वो सुबह 6 बजे तक काम करेगी, फिर 6 बजे नई नर्स आ जाएगी दोबारा, ठीक है। चलो, तो यहां पर मेरे समझ में आ गया कि जो मेरा ABCDEF है, ये सभी क्या है, टोटल ऑफ नर्सिस, ये क्या है, इनका सबके क्या है, इसका मतलब क्या है, टोटल ऑफ नर्सिस, टोटल नर्सिस रिक्वायर्ड
और मैं क्या चाहूंगा, कम से कम रिक्वायर्ड हो, मिनिमम। मुझे टोटल नर्स जो रिक्वायर्ड चाहिए वो क्या हो, कम से कम हो, यही तो चाहूंगा। तो इसलिए मैंने मिनिमम कर दिया कि ABCDEF तो है कि टोटल ऑफ नर्स इज रिक्वायर्ड, ABCDEF का जो टोटल करूंगा उसका मतलब है इतने नर्स मुझे चाहिए, और ये क्या होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। इससे काम हो जाएगा तुम्हारा, और हर पीरियड में तुम्हारी अवेलेबिलिटी रहेगी नर्स की। क्लियर है नहीं है? अब आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, अब जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं ऊपर आ जाता हूं और स्टार्टिंग यहां से करूंगा रात से। मान लो रात को जो नर्स ने रिपोर्ट करा होगा, मतलब यहां पर रात ने मान लो एक नर्स आई, जस्ट एज्यूम कर ले कि रात को एक नर्स आई। तो जो रात को एक नर्स आई वो काम करेगी, 8 घंटे तक काम करेगी। मतलब 2 बजे से सुबह के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक तो 4 घंटे यहाँ काम करेगी, फिर 4 घंटे और काम करेगी, और यहाँ पर ये पहले 6 बजे से फिर 10 बजे तक, अगले 4 घंटे 6 से 10 यहाँ आ गया ना। तो मैं कह रहा हूँ रात को जो नर्स आई होगी, दोस्तों ध्यान देना, रात को जो नर्स ने रिपोर्ट करा होगा, मान लो एक नर्स ने रिपोर्ट करा, तो वो सुबह 2 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करेगी, 8 घंटे तक। तो अगर मुझे यहाँ पर 2 नर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे कितने नर्स की रिक्वायरमेंट है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में 2 नर्स की, तो एक तो मेरी सुबह से 2 बजे आई थी वो काम करेगी, और एक मुझे इस टाइम और चाहिए होगी। तो इन दोनों को मिलाकर वो 2 से क्या होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 हो जाए या 2 से बढ़ जाए, पर 2 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। रात को जो नर्स आई इतने बजे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रात को नर्स आई होगी रिपोर्ट करने, वो आगे 4 घंटे काम करेगी, मतलब 10 बजे तक काम करेगी। तो अगर एक नर्स आती है तो मुझे फिर इधर कितनी जरूरत है, एक की जरूरत है। कम से कम 2 नर्स तो होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो मान लो यहाँ पर 2 नर्स आई है तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर मान लो यहाँ पर 3 होगी तो ज्यादा होगी, क्या दिक्कत है, 2 से ज्यादा, पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो सुबह जो होगा अवेलेबिलिटी वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो सुबह के 2 बजे कितनी नर्स आई, मैंने कहा F नर्स आई, उसमें ए नर्स और जोड़ दो, और इन दोनों नर्स को मिलाकर ये जो रिक्वायरमेंट है 2 की पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, F, रात को जो नर्स आई, मान लो एक नर्स आई, वो आगे 10 बजे तक काम करेगी, और सुबह 6 और 10 के बीच में मुझे और नर्स चाहिए, मतलब ए नर्स चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। मतलब या तो 2 नर्स तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 2 तो चाहिए, इक्वल हो जाए या 2 से ज्यादा चलेगा, पर 2 कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 नर्स की है। क्लियर है या नहीं है, बताओ। यहां से चेक करो दोबारा। मान लो अगर F नर्स आई, F की वैल्यू है मान लेते 1, मतलब रात को एक नर्स ने रिपोर्ट करा, तो ये कब तक काम करेगी, सुबह 10 बजे तक। तो मैं चाहता हूं इस स्लैब में मुझे कितनी नर्स और चाहिए, मैंने कहा एक तो मेरी काम कर ही रही है, ए नंबर नर्स और चाहिए। तो मैंने कहा या तो 1 हो जाए, या 2 हो जाए, 3 हो जाए, क्योंकि एक तो मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक यहाँ काम कर रही है, वो 10 बजे तक काम करेगी, तो एक यहाँ पर और ले लेंगे तो 2 हो जाएगी, या 2 ले लोगे तो 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ कितना लूंगा, क्योंकि यहाँ डिपेंड करता है इस पे कि इधर कितनी नर्स आई थी। अगर इधर 4 नर्स आई तो यहाँ पर लेने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी 2 है तो 4 काम कर ही रही है। अगर F की वैल्यू मेरा 4 आ गया, सुनना, F की वैल्यू मेरा 4 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 4 नर्स 10 बजे तक काम करेगी, यहाँ 2 नर्स की जरूरत है, तो 4 नर्स तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर लेने की तो फिर यहाँ 0 होगा। क्लियर है या नहीं है? तो ये डिपेंड करता है कि F क्या होगा, पर ये है समझ में आ गया कि जो रात को जो नर्स आई होगी उन दोनों को मिलाकर 2 होना चाहिए। रात की नर्स, नंबर ऑफ नर्स जो आएगी 2 बजे, वो सुबह 10 बजे तक काम करेगी, और ए जो इस सुबह नर्स आई होगी वो सुबह 10 बजे तक, वो इधर तक काम करेगी, 10 बजे तक, इतने बजे तक। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट F और A मिलाकर कम से कम 2 नर्स तो होनी चाहिए। क्लियर होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो सुबह को नर्स आई होगी वो कब तक काम करेगी, वो 2 बजे तक काम करेगी, और यहां पर मतलब A प्लस B मिलाकर मिनिमम 7 तो होना चाहिए। मतलब कुछ नर्स तो A की जो सुबह आई होगी 6 बजे, वो 2 बजे तक काम करेगी, कुछ नर्स तो उसके अंदर हो जाएगी, और कुछ नर्स और चाहिए होगी मुझे 7 करने के लिए। मान लो यहाँ पर 2 नर्स आई, ठीक है, 2 आई तो 2 बजे तक काम करेगी, तो मुझे और कितना चाहिए, 5, तो मतलब A और B दोनों मिलाकर 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। दूसरी कंडीशन, A प्लस B मिलाकर 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए, सेम एज इट इज। अब जो ये नर्स आई होगी, ये इधर जो नर्स आएगी वो यहां पर उसका काम खत्म हो जाएगा, तो अब जो इधर नर्स आई होगी वो आगे यहां तक काम करेगी 8 घंटे। तो जो B और C, यहां पर कुछ नर्स आई मान लो, तो वो यहां काम करेगी, इधर तक काम करेगी, तो इधर की रिक्वायरमेंट आधी तो पूरी हो जाएगी इससे, और कुछ और चाहिए होगी, तो B और C मिलाकर कम से कम 15 होनी चाहिए। सारा समझ में कंडीशन बनती है, B प्लस C मिलाकर कम से कम 15 नर्स होनी चाहिए, या उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, 15 तो होनी चाहिए। अब देखो B जो नर्स आई, मैं यहां पहुंच गया, 6 बजे हो गए, वहां 6 बज गए, चलो 6 बज गए,
तो 6 बज गए जब, तो बी जो नर्स आई होगी, बी जो नर्स आई होगी उसका काम 6 बजे तक खत्म हो गया होगा। अब जो सी नर्स यहां पर हमने और आई होगी, वो आगे काम करेगी यहां तक। तो सी नर्स जो आई होगी इधर ऐड करा होगा और नर्स लाया होगा जो यहां तक काम करेगी। तो मतलब सी और प्लस डी इन दोनों को, सी कुछ नर्स तो यहां काम करेगी, तो 8 बजे से कुछ नर्स तो यहां से आ गई और कुछ और लेनी पड़ेगी जो पूरा टोटल 8 बन जाए या उससे ज्यादा हो जाए। तो सी प्लस डी, ये डी प्लस ई ऐसे, और ई प्लस एफ ऐसे। आया समझ में? तो इस तरीके से काम होगा। सी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, समझ में आ गया हो? सी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ई प्लस ई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और ई प्लस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, लास्ट में क्या था, 6। हमेशा ये और ये क्यों ऐड हो रहा है? ए प्लस बी, इसके लिए 7 के लिए ये ए और बी क्यों ऐड हो रहा है? ए इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि यहां जो नर्स आई होगी वो यहां तक काम करेगी, मुझे चाहिए इस पीरियड पे, इस पीरियड में यारी नर्स भी काम कर रही होगी और लेनी पड़ेगी तो ये नर्स काम करनी पड़ेगी। अच्छा, इस पीरियड में मुझे बी और सी क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि बी यहां जो नर्स आई होगी इधर, वो यहां तक काम करेगी और यहां तक काम करेगी तो मुझे इस पीरियड में ये वाला नर्स भी काम कर रही होगी, याली भी कर रही होगी। तो हमेशा जब भी आप 7 लोगे तो ए प्लस बी, 15 लोगे तो सी प्लस डी। लॉजिक क्लियर हो गया सारा? तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। और कोई भी नर्स होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस, सॉरी 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 सॉरी, ए कॉमा बी कॉमा सी डी ई एफ, ये जो भी होगा 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। या तो आप पहले वाले 6 बजे कोई भी नर्स रिपोर्ट नहीं करोगे, इन दौरान ए बी सी डी में या तो कोई भी नर्स रिपोर्ट नहीं करोगे या कुछ रिपोर्ट करोगे, तो ये नेगेटिव नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपकी बन गई क्या, कंडीशन। और इतना करके आना, पेपर इतने में आंसर आएगा आपका। ठीक है सर? ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसको ठीक कर लेना, ये 15 है, ठीक है, गलत दे रखा है स्टडी मैट में। अच्छा, बुक में गलत हो गया तो आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, 37 क्या कहता है? एक मार्केटिंग मैनेजर है जो मार्केटिंग करता है, वो एलोकेट करना चाहता है अपना एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट। एक साल का बजट उसका 20,000 रुपए का है जो उसको एलोकेट करना चाहता है, और 2 गाड़ियों में एलोकेट करना चाहता है। 2 मीडिया व्हीकल है, मीडिया व्हीकल, 2 मीडिया व्हीकल, व्हीकल नंबर ए एंड व्हीकल नंबर बी। मीडिया व्हीकल कैसे होती है? ऐसे होती है, देखो हम दिख रहा है, ऐसे होती है। ऐसी 2 व्हीकल है, जो 2 व्हीकल क्या करती है, मैसेज देती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। आपने देखा होगा क्या कहते हैं, जो बोलते नहीं, ऑटो लेके जा रहे होते, बोल रहे होते हैं हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, माइक लगाया होता है ऑटो के ऊपर ऐसे करके, फिर मुंह बोलते हैं ऐसे करके, वो हो गए मीडिया व्हीकल एक तरीके से। ठीक है, आप इनको भी कह सकते हैं मीडिया व्हीकल। पर जहां पर जो एडवर्टाइजमेंट करने की बात आ रही है, तो एडवर्टाइजमेंट जैसे जब चुनाव होते तो कहते हैं इसको वोट दीजिए उसको वोट दीजिए, नहीं होता ऐसा, उसी को कहते हैं मीडिया व्हीकल। तो अब एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो कह रहा है भाई हमारे पे 20,000 रुपए पड़े हैं एक साल का, अब 20,000 पड़े हैं तो भैया हम इस 20,000 रुपए को किस तरीके से एलोकेट करें 2 गाड़ियों में, मीडिया व्हीकल में। द यूनिट कॉस्ट ऑफ मैसेज इन मीडिया ए इज 1,000 रुपए। यूनिट कॉस्ट ऑफ मैसेज इन मीडिया ए, अगर मीडिया ए से आप मैसेज दोगे, ए वाली व्हीकल से अगर आप मैसेज भिजवाओगे किसी को, तो आपको 1,000 रुपए लगेंगे, और अगर बी वाले से भिजवाओगे तो 1,500 रुपए लगेंगे, तो बी महंगा है। ठीक है, मीडिया ए इज अ मंथली मैगजीन एंड आर नॉट मोर देन 1 इंसर्जन इज डिजायर इन 1 इशू। कहता है मीडिया ए जो है ना, एक बारे में एक ही इशू के ऊपर बात करेगा। मतलब अगर किसी चीज पे एडवर्टाइजमेंट देना है, लगातार ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता, एक ही चीज में एक ही बार एडवर्टाइजमेंट, मतलब अब देखो मंथ में सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट बात करेगा। मान लो किसी भाई चुनाव के ऊपर बात करी, तो चुनाव के ऊपर बात करी तो एक महीने में सिर्फ चुनाव के ऊपर ही बात करेगा, तो एक ही मैसेज दे सकता है एक महीने में, ऐसा लिमिटेशन लगा दी। एटलीस्ट 5 मैसेज शुड बी अपीयर इन मीडिया बी, और मीडिया बी में 5 मैसेज कम से कम अपीयर होने चाहिए। ये कम से कम ये दूसरी कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन क्या है कि मीडिया ए के अंदर एक ही मैसेज अपीयर होगा, ठीक है, मंथ के अंदर, और मंथ के अंदर एक मैसेज अपीयर होगा, सिर्फ एक ही इश्यू पे बात होगी। तो अगर 12 महीने हैं तो 12 मैसेज अपीयर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 12 हो जाएंगे, 12 से ज्यादा मैसेज नहीं डाल सकते मीडिया ए के अंदर। तो मीडिया व्हीकल जो है हमारी ए, कंडीशन ये है कि मीडिया व्हीकल जो है ए, वो ज्यादा से ज्यादा एक महीने में एक ही इशू पे बात करेगा, एक ही इशू की एडवर्टाइजमेंट करेगा। ठीक है, चुनाव तो चुनाव ही करेगा, ठीक, इस पे बात करेगा। और वो जैसे कि मान लो ऐसी व्हीकल है, तो अलग अलग चुनाव पार्टी ने उस व्हीकल को हायर करा, तो एक व्हीकल कह रहा है कि भाई मैं 1 महीने तक तुझे हायर कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है 1 महीने तक, तो ऐसे ऐसे करके वो 12 ही मैसेज दे सकता है एक मीडिया व्हीकल। और जो मीडिया व्हीकल बी है, वो कम से कम 5 मैसेज देगा भैया, कम से कम 5 तो देना ही पड़ेगा उसको। अब वो एक साल में दे 5
या एक साल में, एक महीने में दे 5, या एक दिन में दे, तो मिनिमम कम से कम 5 मैसेज अपीयर होने चाहिए मीडिया बी वाली व्हीकल में। दोनों का मतलब समझ में आया? मीडिया ए वाली जो व्हीकल है वो एक महीने में सिर्फ एक ही मैसेज के ऊपर एडवर्टाइज कर सकती है, ठीक। मीडिया बी को कम से कम 5 करना होगा, कम से कम 5 करना होगा। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि एक महीने में 5 हो सकता है पूरे साल में 5 करे, हो सकता है कि एक दिन में 5 कर दे, हो सकता है एक महीने में 5 हो। कम से कम 5 तो इनको मैसेज देने ही पड़ेंगे। वो सिर्फ एक महीने में एक ही मैसेज देते, दोनों का डिफरेंस अलग है। मीडिया व्हीकल ए जो है एक महीने में सिर्फ एक ही मैसेज बात कर सकती है, एक ही मैसेज पे वीडियो एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। और मीडिया व्हीकल जो 2 है, बी है, वो मिनिमम 5 तो देगी देगी। दोनों का डिफरेंट तरीका है समझाने का। द एक्सपेक्टेड इफेक्टिव ऑडियंस फॉर यूनिट मैसेज इन अ मीडिया ए, तो मीडिया ए से जब मैसेज देते हैं तो 40,000 ऑडियंस सुनती है उसको, 40,000 लोग सुनते हैं। और मीडिया बी से जब देते हैं तो 55,000 लोग सुनते हैं। तभी तो उसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि लोग ज्यादा सुन रहे हैं इससे, और उसकी कॉस्ट कम है क्योंकि लोग कम सुनते हैं इस वाले से। डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल, देख रहे हो कितना खतरनाक बनाया है। फॉर्मुलेटी करना है आपको, क्वेश्चन पेपर में फॉर्मुलेटी आएगा। सबसे पहले तो आप लेट करेंगे, लेट, सबसे पहले तो लेट करेंगे। अब लेट करे क्या, सबसे दुविधा तो इस बात की है, ध्यान दे। तो मैं लेट किसको करूं? देखो एक चीज बताएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ अ मैसेज। यूनिट कॉस्ट ऑफ अ मैसेज का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब होता है सिंगल, यूनिट का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक बार मैसेज देने में आपकी जो कॉस्ट आएगी मीडिया ए व्हीकल से 1,000 रुपए आएगी, और एक बार मैसेज देने से आपकी जो कॉस्ट आएगी मीडिया बी में 1,500 आएगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि पूरे साल का जो मेरा 20,000 का बजट है वो किस तरीके से एलोकेट करूं। मेरे को एडवर्टाइजमेंट करानी है, मेरे पे 20,000 पड़े हैं, और मैं क्या चाहूंगा कि किस तरीके से मैं एडवर्टाइजमेंट कराऊं, कौन सी व्हीकल से कितनी पैसा देकर एडवर्टाइजमेंट कराऊं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को क्या कर सकूं, बता सकूं कि ये एडवर्टाइजमेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रीच कर सकूं मैं। 20,000 रुपए मैं किस तरीके से एलोकेट करूं, कितना पैसा मीडिया ए से एडवर्टाइजमेंट करवाने में लगाऊं, कितना पैसा मीडिया बी से एडवर्टाइजमेंट कराने में लगाऊं, जिससे मैं ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा रीच कर पाऊं। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैसेज, लेट द एनुअल नंबर ऑफ मैसेज, साल में ना क्योंकि बजट साल का है, लेट द एनुअल नंबर ऑफ मैसेज इसका मतलब होता है इंसर्जन। इंसर्जन का मतलब होता है मैसेज ही होता है, इसका मतलब निर्देश देना, किसी को कुछ बात बताना। निसर्जन, इंसर्जन, निसर्जन कह रहा हूं, इंसर्जन, इंसर्जन का मतलब होता है मैसेज। या तो मैसेज बोल दो सिंपल भाषा में, या इंसर्जन बोल दो डिफिकल्ट भाषा में, बात एक ही है। लेट द एनुअल नंबर ऑफ मैसेज इन मीडिया व्हीकल, मीडिया व्हीकल ए, लेट द एनुअल नंबर ऑफ मैसेज इन मीडिया व्हीकल बी। तो कितने मैसेज एक साल में, कितने नंबर ऑफ मैसेज ए व्हीकल से करवाऊं, और एक साल में कितने नंबर ऑफ मैसेज बी व्हीकल से कराऊं, जिससे मेरी जो 20,000 की जो बजट है वो इस तरीके से एलोकेट हो जाए जिससे मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडियंस रीच कर सकूं, है ना, यही तो बात है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा? मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्तों मेरा? मैक्सिमम है। तो मुझे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम ऑडियंस रीच करनी है। और क्या होगा, मैक्सिमम को मैंने किससे लेट करूंगा? जेड से, जेड मैक्स कह सकते हैं इसको आप। और क्या होगा, क्या लेट करा आपने? लेट एक्स बी द, तो माना ही नहीं, लेट एक्स बी दी एनुअल नंबर ऑफ मैसेज और वाई बी द एनुअल नंबर ऑफ मैसेज। मतलब एक्स नंबर ऑफ मैसेज मैं मीडिया ए से करवाऊंगा और वाई नंबर ऑफ मैसेज मैं मीडिया बी से कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं मीडिया ए से कराता हूं तो मेरे 40,000 ऑडियंस आती है अगर मैं एक मैसेज कराऊंगा। मतलब एक बार अगर मैसेज दूंगा ना मीडिया में, अगर एक्स की वैल्यू मेरी 1 आई तो मतलब क्या हुआ कि मैंने एक मैसेज दिया मीडिया ए से, और एक मैसेज देने पे 40,000 ऑडियंस उसको सुनेगी। अगर 2 दूंगा तो 80,000 सुनेगी, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई। ऐसी अगर एक बार मैं मीडिया बी वाली व्हीकल से कराऊं, मीडिया व्हीकल बी वाली से कराऊं, तो इस केस के अंदर मुझे 55,000 लोग सुनेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को अगर एक बार कराऊंगा। अगर वाई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है वाई की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब है कि आप मीडिया व्हीकल से आप एक बार एडवर्टाइजमेंट कराते हो, ठीक। और अगर एक बार कराओगे तो 55,000 लोग सुनेंगे, और 2 बार कराओगे तो डबल 1,10,000 लोग सुनेंगे, जितनी बार बड़ा कराओगे।
और बोला गया क्वेश्चन के अंदर ये था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या आया 40,000x प्लस 55,000 y। और मैं क्या चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, मैं क्या चाहूंगा दोस्त, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस क्या पहुंचे, मेरी एडवर्टाइजमेंट रीच कर पाए, क्योंकि पर्पस ही यही है एडवर्टाइजमेंट कराने का कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को पता चले, है ना। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आया। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब देखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मतलब कि सबसे पहले आप जो मीडिया नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कराओगे मीडिया ए से, उसकी कॉस्ट आएगी 1,000 रुपए पर कॉस्ट, और बी से कराओगे तो 1,500 रुपए आएगी। तो ये कंडीशन बन गई कि भैया मेरे पे अगर मैं 1,000 रुपए आएगी कॉस्ट जब मैं एक्स नंबर ऑफ मैसेज का एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा मीडिया ए व्हीकल से। तो अगर मेरी एक एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूं, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या बताएगी आपको, अगर एक्स की वैल्यू मेरी 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मीडिया ए वाली व्हीकल से आप 2 बार एडवर्टाइजमेंट कराते हो। और अगर एक बार एडवर्टाइजमेंट करोगे तो 1,000 रुपए, 2 बार करोगे तो 2,000 रुपए, 1,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1,500 मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई का मतलब क्या है कि अगर आप वाई की अगर वैल्यू आ रही है 4, वाई की अगर वैल्यू आ रही है 4, इसका मतलब है कि आप मीडिया बी वाली व्हीकल से 4 बार एडवर्टाइजमेंट मैसेज भिजवाते हो। इससे हर एक बार मैसेज भिजवाने पे आपके 1,500 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो 4 बार कितने में आएगी, 6,000 रुपए की आएगी। ऐसा समझ में आया। और जितना भी आपकी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 20,000 होनी चाहिए, क्योंकि बजट ही उतना है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। हाँ, उससे कम हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। क्लियर होगी पहली कंडीशन। पहले ये हो गया बजटेड वाला, बजटेड कंडीशन। इसको क्या नाम देते हैं हम, बजटेड कंडीशन। हर एक कंडीशन के कुछ ना कुछ नाम हो जाते हैं, जैसे बजटेड कंडीशन। अच्छा, एक कंडीशन और थी कि मीडिया जो ए वाली व्हीकल है वो 1 महीने में एक ही मैसेज को डिलीवर कर सकेगी। तो बताओ साल में कितनी करेगी। अगर मीडिया ए जो है, मीडिया ए व्हीकल है, एक मैसेज 1 महीने में डिलीवर करती है, तो 12 महीने में कितने, 12 मैसेज कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो मैं कह रहा हूं एक्स मैंने माना नंबर ऑफ मैसेज जो मीडिया ए का है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 12 मैसेज कर सकती है पूरे साल में एनुअली। बस एक कंडीशन ये बन गई कि जो एक्स नंबर ऑफ मैसेज है, एक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ मैसेज जो हम एनुअली नंबर ऑफ मैसेज है जो हम मीडिया ए से करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, मैसेज भिजवाएंगे मीडिया ए वाली व्हीकल से, वो एक्स है। तो मैं कितने ज्यादा से ज्यादा कितने मैसेज भिजवा सकता हूँ मीडिया से, 12। भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम टू 12 या उससे कम, या तो आप 12 से ज्यादा नहीं भिजवा सकते, क्योंकि 1 महीने में एक ही मैसेज भेजता है मीडिया ए व्हीकल, तो 12 से ज्यादा नहीं भिजवा सकते। अच्छा, मीडिया बी व्हीकल के लिए क्या बोला था उसने, उसने कहा था कि मीडिया बी व्हीकल से कम 5 तो करवाने ही पड़ेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी आप करवाओ, पर कम से कम 5 आपको करवाने पड़ेंगे। कम से कम बोला ना, तो जो वाई आएगा, वाई डिनोट कर रहा है व्हीकल बी वाली, मीडिया व्हीकल बी वाली से कितने मैसेज आप कराओगे, कम से कम 5 तो करवाने ही पड़ेंगे जी, कम से कम 5, मतलब 5 से या तो ज्यादा होंगे या उसके बराबर होंगे। ये होगी दूसरी कंडीशन। इसको नाम देते हैं नंबर ऑफ एनुअल मैसेज इन मीडिया व्हीकल ए और नंबर ऑफ एनुअल मैसेज इन मीडिया व्हीकल बी। इतने तो होने चाहिए, मिनिमम कंडीशन है ये मैक्सिमम कंडीशन होगी कि भाई एक्स की वैल्यू जो मैसेज होंगे मीडिया ए व्हीकल से वो 12 से ज्यादा नहीं होने सकते, ठीक। और मीडिया बी वाली व्हीकल से कम 5 तो करने पड़ेंगे। फर्क आया दोनों में, ठीक। और कोई कंडीशन थी क्या, और कोई नहीं, 3 ही कंडीशन थी, पहली दूसरी तीसरी। और कहेंगे भाई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ये तो होता ही है। दिस इंडिकेट्स द ग्राफ विल बी ड्रॉ ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ग्राफ कहां पर ड्रॉ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ड्रॉ होगा, ये इंडिकेट करता है हमारे को। ठीक है सर, यहां समझ में आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था आपको। चलो जी, तो आज की क्लास में बहुत है। वैसे मैं सिंपलेस्ट मैथड अगली क्लास में कराने वाला था, पर इसमें अभी और क्वेश्चन है जो मुझे फॉर्मेट करना आपको सिखाना है। आज की क्लास में मैंने काफी क्वेश्चन कराया आपको, 36 क्वेश्चन कराया, 37 क्वेश्चन कराया, 34 क्वेश्चन मैंने आपको, 35 क्वेश्चन कराया मैंने आपको, और 34 क्वेश्चन अभी मैंने छुड़वा दिया है। मैं कहूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस दिन मैंने सिंपलेस्ट मैथड सिखाऊंगा ना आपको, अभी नहीं होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा ये, क्योंकि मुझे अभी और क्वेश्चन कराने से मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि 38 क्वेश्चन तो नहीं, ये नेक्स्ट स्टडी नोट का इस वाले में आ गया, ठीक है। इसको नहीं करना आपको 38, ये स्टडी नोट का नहीं है, ये इस वाले में आ गया है। ये आपको इसका पहला मेथड करना है, दूसरा नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट करना है। 39 होमवर्क में है, सिर्फ आपको पहला करना है। ड्यूल प्रॉब्लम क्या होती है वो आपको नहीं समझना अभी, ठीक है। दूसरा ये आपको कौन करना है, होमवर्क करना है, ठीक है। 40 ये आपको होमवर्क करना है। पेपर में आपको सिर्फ एनुअल वो ही करना सिखाएगा आपको,
तो मैंने आपको होमवर्क दिया 39, 40, 41। अगली क्लास में पहले तो ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। होमवर्क है 39, 40, 41। 39 का पार्ट 1 करना है सिर्फ, ठीक है। 42 तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का है, ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो ये करा चुका मैं, ये करा चुका। 45 करा चुका, 46 करा चुका, 47 करा चुका। हो गया सर खत्म। एक स्कैनर में भी होगा, ये रहा पहला क्वेश्चन 2009 का, 2009 में आया था। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 1, स्कैनर क्वेश्चन नंबर 1 2009 के जून में आया था, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है, इक्वेशन बनानी है, इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल मत करना अभी है इसको, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर कांस्टेंट बता देना बस। फॉर्मुलेट अंडर सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लीनियर प्रॉब्लम, मैंने कहा था ना आते ही सिंपल मेथड से। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल रहा है, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी बस आपको वो बना देना, फॉर्मुलेट कर देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक। बाकी अगर आपको और मिलेंगे तो वो कर लेना, बाकी बहुत इतनी प्रैक्टिस बहुत होती है दोस्तों। देखो अपना 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन बहुत है। नेक्स्ट क्लास में इन 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम सिंपलेस्ट मेथड देखेंगे, और सिंपल मैथ के 2 क्लास और मैक्सिमम एलएलपी खत्म, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टेक्निक खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखो हमारा जो, मैं आपको फिर कहूंगा, इस पूरे एलएलपी चैप्टर में, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक चैप्टर में आपको बेसिकली करना क्या है, फॉर्मुलेट करना सीखो। फॉर्मुलेट जब आपको 100% आ जाएगा ना हर क्वेश्चन का फॉर्मुलेट, तब जाकर आप ट्राई करना ग्राफिकली, फिर जाकर ना सिंप्लेक्स, ठीक है। पेपर में ग्राफिकली सिंप्लेक्स में से आपको कोई भी मेथड पूछ सकता है अगर उसको बड़ा क्वेश्चन दे रहा हो तो, नहीं तो आपको मैक्सिमम चांस जो होता है पेपर में पूछने का वो फॉर्मुलेट करने का ही आता है बस। बहुत कम चांस होता है जो आपसे बड़े क्वेश्चन पूछता है, ग्राफर बनाओ या आप वो बनाओ, क्या है सिंपलेस्ट मेथड। और यहाँ पर ग्राफ नहीं मिलेगा पेपर के थ्रू, अगर ग्राफिकल मेथड बोला तो कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, बचपन के पेपर तो ना दे रहा, कॉपी में बनाओ, ठीक है। ठीक है, बचपन में मिलते थे ना ग्राफ, पेपर मिल जाता था उसमें बनाना है ग्राफ, ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा जो पूरा एलएलपी चैप्टर का जो मैं कहूंगा आपको कि एलएलपी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना होता है। अगर आपको ये आ जाता है तो आप इजीली उसके बाद, पहले आपकी सारी मेहनत लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक चैप्टर के अंदर फॉर्मुलेट करने पे होनी चाहिए। जब आपको फॉर्मुलेट करना आ जाएगा उसके बाद जाकर आप क्या करना, उसके बाद जाकर आप ट्राई करना सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, फिर सिंपल करना, सभी करना, तीनों करके जाना, ऐसा नहीं कि एक छोड़ के जा रहे हो, करना तीनों है, पर मैक्सिमम मेहनत फॉर्मुलेट करने में सीखना है, ठीक है जी। और 3-4 क्वेश्चन ग्राफ के ट्राई कर लेना, 3-4 क्वेश्चन सिंप्लेक्स के ट्राई कर लेना, बहुत है, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इन 3-4 होमवर्क के साथ, और नेक्स्ट क्लास में ये 3-4 खत्म करने के बाद अपना एक सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे, उस पर 2 क्लास लगा के खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 क्लास बच गई लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर। मैंने कहा ना इस चैप्टर के अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बार ऐसा चैप्टर बोला जिसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आती नहीं है, आती है तो कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, कहते किसे कर देना भाई, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिखी, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर मेरे से कोई मिस हो गई थ्योरी या आपको कहीं पर दिखी थ्योरी कि सर यार थ्योरी सिलेबस के इस अटेम्प्ट के अंदर आई थी, ये हमें करा दीजिए, तो मुझे जरूर बताइए दोस्त, मैं उस पर कराऊंगा। कभी कभी हो जाता है, मैं चेक तो करा है, कभी कभी हो जाता है भाई बाई चांस मिस हो जाती है कोई चीज, तो अगर मिस हो गई मेरे से, अगर कोई थ्योरी आई और मैंने चेक करके देखा है कि थ्योरी नहीं आई है, हो सकता है कि कोई अटेम्प्ट में मेरे से मिस कर गया हो, तो आप अगर देखते हो और चेक करते हो, अगर आपको मिलती है एलएलपी की थ्योरी या लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक की थ्योरी मिलती है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस पे वीडियो और बना दूंगा, थ्योरी भी करवा दूंगा, ठीक है। जानबूझ के छुड़वा रहा हूं, मेरे को दिखा नहीं इसलिए, ठीक है। थ्योरी है भी नहीं, चाहता तो एक क्लास में खत्म करा देता, क्या फायदा जब पढ़ना ही नहीं है, जब उसका कोई फायदा ही नहीं है, बेनिफिट ही नहीं है, इतनी सारी थ्योरी वैसी पड़ी हुई है, क्या फायदा इतनी थ्योरी पढ़े करके, है ना। पहली बार ऐसा चैप्टर था जिसमें मैंने मना कर रहा हूं। बाकी अगर आपको दिख जाएगा ही तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, बता देना, बता देंगे तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।